महाराष्ट्र की बिसात पर अमित शाह के दांव ने सबको चौंका दिया है। अमित शाह ने ऐसा दांव चला है जिससे कई निशाने एक साथ लगेंगे। यही वजह है कि यह सब मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया कि राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। ऐसा करके देवेंद्र फडणवीस ने अपना कद शरद पवार से बड़ा कर लिया। और इस फैसले के सबसे बड़े संकेत यह हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार के युग का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से सबसे पहले बीजेपी विपक्ष के उन आरोपों से बच गई कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के पीछे बीजेपी का हाथ था और यह सब उसने सत्ता के लिए किया है। लेकिन अब बीजेपी के इस दांव से सबके मुंह बंद हो गए हैं। शिंदे को सीएम बनाने की योजना पहले से थी, लेकिन बीजेपी ने इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। फडणवीस ने बताया कि शिंदे की सरकार में भाजपा शामिल होगी, लेकिन कैबिनेट में वे नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि जब फडणवीस ये बातें बता रहे थे तब शिंदे भी उनके साथ थे। इस दौरान शिंदे ने कहा कि उनके साथ 50 विधायक हैं। उन्होंने बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ठाकरे सरकार में जिस तरह पार्टी नेताओं की उपेक्षा हो रही थी, उससे उन्हें लग रहा था कि अगला चुनाव जीतना उनके लिए कठिन होगा। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ेंगी और हिंदुत्व से लेकर शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई काफी तीखी होगी। अब उद्धव ठाकरे कैंप को एकनाथ शिंदे पर निशाना साधने में मुश्किल होगा। यही वजह है कि शिवसेना ने पिछले दिनों यह हवा उड़ाई कि अगर बीजेपी 2.5 साल के फार्मूले को मानती तो सीएम एकनाथ शिंदे होते, और बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं किया, इसीलिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनना पड़ा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से ही यह माना जा रहा था कि बीजेपी और शिंदे समर्थक विधायकों के साथ सरकार बनाएंगी, लेकिन मीडिया की खबरों में कहा जा रहा था कि फडणवीस सीएम और शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। इससे पहले करीब 10 दिनों के बाद शिंदे मुंबई लौटे। उन्होंने फडणवीस के साथ बैठक की और फिर दोनों नेता गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने चले गए। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद उठाया था। महाराष्ट्र में यह राजनीतिक उठापटक शिंदे की वजह से ही शुरू हुई थी। उद्धव सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए शिंदे समर्थक विधायकों के साथ पहले गुजरात और फिर असम चले गए। इस दौरान एक तरफ उद्धव अपनी सरकार बचाने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ शिंदे समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मौजूदा स्थिति में शिंदे शिवसेना के नाम और निशान पर भी दावा कर सकते हैं। उनके समर्थक विधायकों ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया और उद्धव सरकार को उड़ा ले गया। दिग्गज शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने बगावत की और उद्धव सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा बेचैन शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत रहे। एक तो प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी हवा पहले से टाइट की हुई है, और फिर अगर कहीं राज्य की सत्ता भी चली गई तो कहीं उनकी मुश्किलें और न बढ़ जाएं। शायद इसी बेचैनी में वो लगातार ऐसी अमर्यादित और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे सुनकर कोई भी सभ्य आदमी कान बंद कर ले। इसी कड़ी में संजय राउत ने एक बागी शिवसेना विधायक को पान वाला तक कह दिया। उनके इस बयान को लेकर हंगामा मचा और इस बयान पर बागी विधायक गुलाबराव पाटिल ने भी पलटवार किया। संजय राउत के इस बयान पर भड़के गुलाबराव पाटिल ने कहा कि पान वाला कब चूना लगाकर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार गुलाबराव पाटिल ने जो कहा वो किया भी और 39 अन्य विधायकों के साथ मिलकर उद्धव की सरकार गिरा दी। और इसके बाद संजय राउत भी ट्रैक पर आ गए हैं। अब वो बेहद सभ्य भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। शायद उन्हें समझ आ चुका होगा कि नई सरकार में उनकी बदजुबानी नहीं चलेगी और जैसे को तैसा वाला मजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि बागी विधायकों को लेकर राउत ने कई बार बदजुबानी की। इससे पहले उन्होंने बागी विधायकों को लेकर कहा था कि जो 40 लोग गुवाहाटी में हैं वो जिंदा लाश हैं। उन्होंने कहा कि ये मुर्दा हैं, उनके 100 यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें पता है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है, आकर दिखाएं वो। हालांकि विवाद बढ़ता देख शिवसेना नेता अपने इस बयान पर बाद में सफाई देते भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। जो लोग 40-40 साल तक पार्टी में रहते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया है तो इसके बाद क्या बचता है, जिंदा लाश। वहीं खबर है कि नई सरकार बनने के बाद दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार महाराष्ट्र का सियासी संकट अपने अंजाम तक पहुंचा
और छल कपट से बने बेमेल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। खबरों के अनुसार भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे सभी 40 विधायकों के साथ आज मुंबई पहुंचने वाले हैं और ये बताया जा रहा है कि फडणवीस की उनसे सरकार गठन को लेकर चर्चा हो चुकी है। वहीं शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद फडणवीस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ सभी भाजपा विधायकों से मुलाकात की और मिठाई खाकर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होने पर खुशी व्यक्त की। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की जिसमें कहा गया कि फ्लोर टेस्ट तय समय पर ही होगा। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से 30 जून यानी कि आज महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए निर्देश दिया गया था। इसको लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब बहुमत परीक्षण की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते वक्त कहा था कि शिवसेना उनकी पार्टी है और इसे कोई उनसे नहीं छीन सकता। इस्तीफा देने के बाद वे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मंदिर दर्शन करने पहुँच गए। वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ लोगों का प्यार है, उनके समर्थन में आया हुजूम इसका गवाह बना है। लेकिन उद्धव ठाकरे के शिवसेना पार्टी पर दिए गए बयान ने शिंदे गुट के लिए नई चुनौती पेश कर दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। हालांकि सरकार गठन से पहले समर्थन देने के लिए शिंदे गुट को या तो एक पार्टी के रूप में खुद को साबित करना होगा या फिर उन्हें किसी अन्य दल में शामिल होना होगा। वैसे खुद को असली शिवसेना बता रहे शिंदे गुट के पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल बताया जा रहा है। वहीं साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जनादेश का आग्रह करते हुए फडणवीस ने मैं वापस आऊंगा का नारा दिया था और चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन शिवसेना से मतभेद के बाद फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराए गए विश्वास मत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल न होने से सरकार नहीं बन पाई थी। फिर शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़कर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन लगभग 2.5 साल के बाद फडणवीस के राजनीतिक पैतरों के कारण भाजपा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को पराजित करने में सफल रही, जिसके बाद शिवसेना में बगावत हो गई। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ा दल है, जिसके पास 106 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लंबे सियासी ड्रामे और फजीहत के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संजय राउत का प्रिय 2 शब्द ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। संजय राउत कई मौके पर उखाड़ दिया का इस्तेमाल किया करते थे और वही उखाड़ दिया हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। ट्विटर यूजर्स के साथ साथ भाजपा नेता नितेश राणे और तेजिंदर बग्गा आदि ने भी इसे हैशटैग के साथ ट्वीट किया। हैशटैग के साथ ट्विटर यूजर्स ने सबसे ज्यादा शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को निशाना बनाया। संजय राउत का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ। इसमें ईडी की जांच पर राउत ने भाजपा पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बाला साहब का शिव सैनिक हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे। पात्रा जमीन घोटाले में ईडी ने संजय राउत को समन भेजा था, लेकिन वे ईडी के सामने गए नहीं। इसके बाद ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन किया है। इस पर ट्विटर यूजर्स उखाड़ दिया लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद आखिरकार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को उखाड़ दिया गया। कई ट्विटर यूजर्स ऐसे भी हैं जो उखाड़ दिया हैशटैग के साथ देवेंद्र फडणवीस की फोटो शेयर कर रहे हैं। लिखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बार कहा था, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। अब वही होता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने घर बसाने की कोशिश तो की, पर वह 2.5 साल में ही बिखर गया। महाराष्ट्र में करीब 1 हफ्ते चला सियासी ड्रामा कल आखिरकार खत्म हो गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक फैसला दिया था। इसमें 30 जून को उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना था, लेकिन शिवसेना इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई। फिर फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के करीब 25 मिनट बाद उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आए और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के साथ साथ उद्धव ने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की उम्मीद की आखिरी डोर भी तोड़ डाली और साफ कर दिया कि फ्लोर टेस्ट तय वक्त के हिसाब से ही कराया जाएगा। मतलब कि एमवीए की जुगाड़ वाली सरकार का अंत करीब आ गया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अंदाज तभी लगने लगा था जब अदालत ने यह सवाल किया कि फ्लोर टेस्ट से अयोग्यता मामले का क्या लेना देना। हालांकि शिवसेना के कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट के सामने वे सब बेकार साबित हुए। कोर्ट के इस सवाल पर भी अभिषेक मनु सिंघवी लड़खड़ा गए कि जब उनसे पूछा कि कितने विधायक नाराज हैं, कोर्ट को बताया गया कि कुल 39 विधायक नाराज हैं। तब कोर्ट ने पलटकर पूछा, जब 39 विधायक नाराज हैं तो नोटिस सिर्फ 16 को क्यों दिया गया? लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी को इस बात का अंदाजा हो गया कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आने जा रहा, इसलिए उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर सियासी हमला शुरू कर दिया। राज्यपाल कोई पवित्र गाय नहीं है, राज्यपाल कोई देवदूत नहीं है, इस तरह के तमाम आरोप उन्होंने अदालत में लगाए, जो अमूमन पार्टी ब्रीफिंग में लगाए जाते हैं। लोकतंत्र में बहुमत की जीत होती है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के पक्ष में अपना फैसला दिया कि जिसके पास बहुमत होगा सरकार उसी की बनेगी। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने साफ संकेत दे दिए थे कि वे फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और हुआ भी यही, क्योंकि उनके साथ जो विधायक बचे हैं वे खुद ही पार्टी में अल्पमत में हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार की बातें मानकर उद्धव ठाकरे ने अपना खेल खुद खराब कर लिया। वे अगर पहले इस्तीफा दे देते तो इतनी फजीहत नहीं होती, लेकिन अपने बहुसंख्यक विधायकों को किनारे लगाकर शरद पवार के भरोसे बैठने वाले उद्धव ठाकरे ने यह मौका भी गंवा दिया। अब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने से लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे को कोई सियासी फायदा होने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने इतना रायता पूरे महाराष्ट्र में फैला दिया है कि उसे समेटने में ही सालों लग जाएंगे, और सालों बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत कितनी रह जाएगी इसका अंदाजा शायद खुद उन्हें भी नहीं हो। लेकिन यह तो साफ है कि शरद पवार पर भरोसा, सत्ता का लालच और अकड़, इन सब ने शिवसेना का बंटाधार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस एनसीपी और संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी तबाह हो गई, एक दो नहीं बल्कि 40 विधायकों ने बगावत कर दी, उद्धव ठाकरे की फजीहत हुई और आखिर में वह कुर्सी भी चली गई, जिसकी वजह से शिवसेना और भाजपा के रिश्ते खराब हुए। इतना सब होने के बावजूद उद्धव ठाकरे के साथ वही एनसीपी और संजय राउत हैं। एकनाथ शिंदे खेमे को इसी बात को लेकर मलाल है कि अब तक उद्धव ठाकरे ने कोई सबक नहीं सीखा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि पार्टी में दरार शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ पार्टी के गठबंधन का नतीजा थी। बागी विधायक शिवसेना नेता संजय राउत की भूमिका को भी रेखांकित किया, जिनकी पार्टी में बढ़ती प्रमुखता के चलते एकनाथ शिंदे असहज हो गए थे। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। हम सभी इस बात से दुखी हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से लड़ते हुए हमें अपने नेता पर भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि इसका कारण एनसीपी और संजय राउत थे, जिनका काम केंद्र सरकार के खिलाफ हर दिन बयान देना और केंद्र और राज्य के बीच खराब रिश्ता बनाना है। एकनाथ शिंदे द्वारा विद्रोह और उनका समर्थन करने वाले 50 विधायकों, उनमें से 40 शिवसेना के हैं। उन्होंने ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का अंत कर दिया है। शिंदे गुट ने तर्क दिया कि वे वैचारिक रूप से असंगत कांग्रेस और राकपा के साथ अप्राकृतिक गठबंधन को समाप्त करना चाहते हैं और भाजपा के साथ वापस आना चाहते हैं। 8 दिनों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद टीम ठाकरे 15 विधायकों तक सिमट गई। शिवसेना ने अदालत से फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए कहा था। केसरकर ने बताया कि कई सांसद हैं जो कांग्रेस और राकपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि राकपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे इलाके में जाते थे और अपने लोगों के नामों की घोषणा करते थे। हमारी वजह से ही ये लोग सत्ता में आए। हर शाम संजय राउत केंद्र को गालियां दे रहे थे। लोग परेशान हो गए। हमने प्रार्थना की कि किसी भी पार्टी के पास ऐसा प्रवक्ता न हो। पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में डेरा डाले हुए बागी विधायक फ्लोर टेस्ट को लेकर दिन भर के सस्पेंस के बीच गोवा चले गए। शिंदे के गुट ने अदालत में घोषित किया कि वे असली शिवसेना हैं और भाजपा के साथ अपने गठबंधन को नया करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने से न सिर्फ कंगना रनौत खुश हैं, बल्कि उनके साथ नवनीत राणा, समित ठक्कर, साद अंसारी, केतकी चितले और निखिल भामरे जैसे दर्जनों निर्दोष खुश हैं, जिन पर उद्धव सरकार का कहर टूटा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
इस बड़ी उठापटक को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। सभी जानते हैं कि कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार संजय राउत के संग कंगना रनौत का पंगा हुआ, तो जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया, उसे तोड़फोड़ दिया, उस वक्त कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारा था और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, जल्द ही तेरा घर टूटेगा। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो सबसे पहले कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना रनौत ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में धाकड़ एक्ट्रेस कंगना कहती हैं, 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। साल 1975 में लोक नेता जयप्रकाश नारायण की एक ललकार से सिंहासन खाली करो की जनता आती है और सिंहासन गिर गए थे। साल 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है। जो लोग सत्ता के घमंड में आकर जनता का विश्वास तोड़ते हैं तो उनका घमंड टूटना भी निश्चित होता है। ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। दूसरी बात यह कि हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद। कंगना रनौत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है। इस पोस्ट पर फैंस भी कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे और शिवसेना को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होते ही भाजपा अब ड्राइविंग सीट पर है और धमकी देने वाले शिवसेना और एनसीपी के बड़बोले नेता गायब हैं। लेकिन भाजपा अभी सिर्फ यही नहीं रुकने वाली है, बल्कि उसके प्लान महाराष्ट्र के कई किले जीतने बाकी हैं और इसका ऐलान भी पार्टी ने अपने ही अंदाज में कर दिया है। इसी साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर भाजपा ने कहा है कि यह तो केवल अभी झांकी है। मुंबई भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, यह तो झांकी है, मुंबई महापालिका अभी बाकी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर भी शेयर की गई है, जिसमें वे अपने हाथ में बल्ला पकड़े नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी दुनिया की सबसे अमीर और बड़ी महानगर पालिका है। इसे शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है और सालों से उसका यहाँ दबदबा रहा है। बीएमसी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, इसने साल 2022-23 के लिए 45,940 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब इसी को लेकर भाजपा के नेताओं ने ठाकरे के इस्तीफे के बाद उन पर तंज कसा है। हालांकि ये तंज उद्धव से ज्यादा संजय राउत के लिए था, क्योंकि राउत की बदजुबानी सभी को नागवार गुजरी है। वहीं भाजपा महासचिव व महाराष्ट्र के प्रभारी सीटी रवि ने एक ट्वीट में कहा, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने पालघर हिंसा से जुड़ी एक तस्वीर भी साझा की। रवि ने एक अन्य ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने की उद्धव ठाकरे की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। वह उसी दिन समझ गए थे कि उन्होंने बहुमत खो दिया है, जब शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व से धोखा करने के लिए विद्रोह कर दिया था। उनके कार्यकाल ने साबित कर दिया है कि अवसरवादी गठबंधन नहीं टिकता है। गौरतलब है कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आई, क्योंकि इससे पहले ही उद्धव ठाकरे बुधवार देर रात 11:30 बजे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे। ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और तेजस के साथ साथ शिवसेना नेता नीलम गोरहे तथा अरविंद सावंत और अन्य लोग भी थे। ठाकरे रात 11:44 पर राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी से मिले और मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठाकरे के साथ पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के राजभवन पहुंचने पर नारेबाजी की। बाद में ठाकरे उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे में एक योग्यता समान है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी योग्यता गांधी परिवार है और नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक का नाम उनसे जुड़ा है। उद्धव ठाकरे के साथ भी कुछ वैसा ही है। उनके पास ठाकरे परिवार है, पहचान है, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, बस इतना ही। अगर उद्धव ठाकरे में बाला साहब के गुण होते, जो बाला साहब सत्ता से दूर रहकर सत्ता को नियंत्रित करते थे,
लेकिन उद्धव सत्ता में रहते हुए पार्टी को नियंत्रित नहीं कर पाए। नतीजा सबके सामने है। उद्धव ठाकरे के दोनों हाथ खाली हैं और बीते दिनों की अच्छी यादें। उद्धव ठाकरे के इसी हाल पर राज ठाकरे ने टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब कोई किस्मत को कर्तव्य से जोड़ लेता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर ही है। शिवसेना नेता और ठाकरे परिवार के करीबी एकनाथ शिंदे के बागी होने और ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में करने के बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले 2 महीने के दौरान राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन मौजूदा सियासी घमासान के बीच उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब उन्होंने शिवसेना की सरकार गिरने के बाद इशारों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने ठाकरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को कहा है। ठाकरे मर्सिडीज कार चलाते हुए राजभवन पहुंचे थे। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे के रूप में एक समझदार और सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया है, जिन्होंने शालीनता से पद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी रुचि संख्या बल के खेल में नहीं है और इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राउत ने कहा कि वे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि धोखेबाज का अंत कभी अच्छा नहीं होता और इतिहास इसे साबित कर सकता है। यह शिवसेना की भारी जीत की शुरुआत है। हम लाठियों का सामना करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जिंदा रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे असली नकली शिवसेना का खेल करते रहे, लेकिन हकीकत है कि शिवसेना उनके हाथों से खिसककर एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गई। वक्त की बात है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पार्टी के सांसदों का एक बड़ा गुट शिंदे के साथ आएगा। उसके बाद पार्षदों पर पार्टी के पदाधिकारियों की बारी है। बड़ी संख्या में शिवसेना के पूर्व विधायक और पार्षद शिंदे के संपर्क में हैं। इस बात का अंदाजा उद्धव ठाकरे को भी है। इसीलिए अपने फेसबुक लाइव में आखिरकार उन्होंने कबूल किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे अब सिर्फ और सिर्फ संगठन की देखभाल करेंगे और पूरा फोकस विद्रोह के कारण खोखली हो गई पार्टी में फिर से जान लगाने पर रखेंगे। एकनाथ शिंदे का दावा है कि शिवसेना उनकी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को अपने पास बनाए रख पाने की भी बड़ी चुनौती है। किसी ने सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की परंपरा को ही तोड़ देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे भाजपा को छोड़ न खुद मुख्यमंत्री बन बैठे बल्कि अपने बेटे आदित्य को भी मंत्री बना दिया। यह उद्धव की बड़ी गलती साबित हुई, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने 3 बड़े फैसले किए। शिवसेना अध्यक्ष के रूप में पहला बड़ा फैसला 2014 के विधानसभा में लिया, जब भाजपा से गठबंधन तोड़कर शिवसेना अकेले चुनाव मैदान में उतरी। दूसरा बड़ा फैसला उन्होंने 2019 के अगले विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद लिया। उद्धव ने 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त पर भाजपा से नाता तोड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके लिया, जिनके साथ बाला साहब ने जीवन भर राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार किया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बारे में कहा जाता है कि वो 1989 में भी शिवसेना भाजपा गठबंधन के खिलाफ थे और भाजपा के प्रति उनके मन में अलगाव का भाव कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब तक बाला साहब जिंदा रहे तब तक राउत ने अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षाएं दबाए रखी, लेकिन उनके निधन के बाद महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ करीबी बढ़ा ली ताकि एक घर से निकले तो दूसरे मकान में प्रवेश कर जाएं। संभवतः 2014 में शिवसेना के भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने के पीछे संजय राउत का ही हाथ था। संजय राउत आज शिवसेना के बागी गुट के निशाने पर हैं। उनका कहना है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि वो शरद पवार के निर्देशन में काम करते रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाने के बाद 2.5 वर्ष के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले के बहाने
अलग होने के पीछे भी संजय राउत का हाथ माना जाता है। अब एकनाथ शिंदे का बागी गुट भी खुलकर बोल रहा है कि एक तो भाजपा से नाता तोड़ना गलत था, दूसरा शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना नीम पर करेला चढ़ने जैसा हो गया। वो कहते हैं कि उद्धव और कुछ नहीं बल्कि संजय राउत का मोहरा बनते गए और शिवसेना अपने संस्थापक की खींची लकीर को ही मिटाने पर उतारू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब शिवसेना के कुछ पार्षद अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हो गए थे। तब मुख्यमंत्री ठाकरे ने ऐसी हनक दिखाई कि एनसीपी को उन सभी पार्षदों को उद्धव ठाकरे के सामने पेश करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने फिर से उन सबको शिवसेना की सदस्यता दिलाई। तब एनसीपी भले ही अपमानित होने के बाद भले ही चुप रह गई, लेकिन अब वक्त बदला है तो हालात भी बदलेंगे। तब उद्धव ठाकरे 55 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन अब अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं। उनके पास गिनती के 15 विधायक बचे हैं, जो कि एनसीपी और कांग्रेस के मुकाबले बहुत कम है। भले ही उद्धव ठाकरे अब भी शरद पवार और गांधी परिवार से चिपके रहना चाहते हों, लेकिन अब उनके साथ इन दोनों पार्टियों का बर्ताव बदल जाएगा। कांग्रेस तो बस दाल रोटी चलाने के लिए वाया शरद पवार गठबंधन में थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को ढोते रहने की उसकी कोई मजबूरी नहीं है। रही बात एनसीपी की, तो उसकी विस्तारवादी नीति सहयोगियों के घर को ही ज्यादा तोड़ती है। शिवसेना में मचे हड़कंप की वजह से नेता से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक निराश और हताश हो गए हैं। ऐसे में कुछ भाजपा में जाएंगे और कुछ एकनाथ शिंदे के साथ। इसी में एनसीपी भी सेंध लगाएगी। अगर एमवीए गठबंधन बना भी रहा तो उसमें उद्धव ठाकरे की भूमिका बड़े भाई की नहीं होगी, बल्कि तीसरे दर्जे की पार्टी की होगी। सीटों के बंटवारे में भी इसका असर दिखेगा। मतलब यह कि उद्धव ठाकरे के आने वाले दिन और मुश्किल भरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आखिरकार रात 9 बजे के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया और कहा कि फ्लोर टेस्ट अपने तय समय पर ही होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को समझ आ गया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कर्ता धर्ता शरद पवार के सभी तिकड़मों से लेकर बड़बोले संजय राउत की धमकी के बाद भी अब वो अपनी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि नंबर गेम में वो बहुत पीछे हैं और एकनाथ शिंदे के खेमे में 40 विधायक। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में अपनी फजीहत से बचने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक पर विराम लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे पास शिवसेना है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठाकरे ने देर शाम फेसबुक लाइव करने की घोषणा की और लगाए जा रहे अनुमान के तहत ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वो फिर से शिवसेना भवन में बैठना शुरू करेंगे। फेसबुक लाइव पर इस्तीफे का ऐलान करने के तुरंत बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। उद्धव ने फेसबुक लाइव के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का भी आभार जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब संभाजी नगर का कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया गया तब कांग्रेस और एनसीपी ने सपोर्ट किया और हमारे लोग नदारत रहे। जिनके लिए सब कुछ किया वो नाराज हैं, जबकि कई गरीब मातोश्री पर आकर लड़ने के लिए कह रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य है, कल बहुमत परीक्षण होगा। ऐसे में जो लोग धोखा देंगे, ऐसा कहा गया है कि वो आज भी साथ हैं, जबकि मेरे अपने नाराज होकर दूर चले गए। जो भी नाराजगी है वो मेरे सामने आकर बोलिए। लाइव के दौरान उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से आह्वान किया कि वो बागियों को मुंबई सकुशलाने दें। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। उद्धव ने अपने लाइव के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का भी आभार जताया। वहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। वहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा कि ये अग्नि परीक्षा का समय है। हमने एक बेहद शालीनता वाला और संवेदनशील मुख्यमंत्री खो दिया। इतिहास बताता है कि धोखे का अंत अच्छा नहीं होता। ये ठाकरे की जीत है, जनता की जीत है या शिवसेना की शानदार जीत की शुरुआत है। वहीं शिंदे गुट में शामिल बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि एनसीपी नेता उद्धव ठाकरे को भ्रमित कर रहे थे। हालात यहाँ तक हो गए थे कि करीबी होने के बाद भी हम 6-6 महीने तक सीएम से नहीं मिल पाते थे। इसलिए दूरियां लगातार बढ़ती गईं और उद्धव ठाकरे के प्रति अब
विश्वास भी बढ़ता गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और पार्टी के अन्य नेता मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में एक विधायक बैठक के लिए पहुंचे। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इससे पहले 50 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद अल्पमत में आई उद्धव सरकार से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।